वेलकम स्टूडेंट्स। सीरीज रेजोनेंस सर्किट हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली सीरीज रेजोनेंस सर्किट में कंपोनेंट हमारे पास जो है वो हैं रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर, और ये तीनों जो हैं वो इन सीरीज में लगे हुए हैं सर्किट में। तो इसलिए हम इस सर्किट को सीरीज आर एल सी सर्किट भी कह सकते हैं। सीरीज आर एल सी सर्किट, ठीक है जी, सर्किट। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं रेजोनेंस कंडीशन उस वक्त प्रोड्यूस होती है जब अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी जो है, अगर एक फोर्स अप्लाई हो रही हो ऑसिलेटर पे, तो अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो मैच कर जाए रेजोनेटर यानी कि ऑसिलेटर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, तो रेजोनेंस कंडीशन प्रोड्यूस होती है। एम्पलीट्यूड इंक्रीज होना शुरू हो जाता है ऑसिलेटर का। तो यहाँ पे भी कुछ इसी किस्म की मैचिंग होगी और इलेक्ट्रिकली रेजोनेंस कंडीशन जो है वो प्रोड्यूस होगी। अब यहाँ पे हम आरएलसी सीरीज सर्किट सबसे पहले ड्रा कर लेते हैं। ये स्टूडेंट्स मेरे पास एक रेजिस्टेंस है और इसके बाद मैंने जो है वो आगे एक इंडक्टर जो है वो लिया हुआ है। ये इंडक्टर है मेरे पास, ठीक है, और इंडक्टर को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके साथ साथ आगे मेरे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है जी। ये एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्टूडेंट मेरे पास एक वोल्टेज सोर्स है, अभी मैंने किसी को भी कनेक्ट नहीं किया हुआ। यहाँ पे जो है वो एक एसी वोल्टेज सोर्स है, ठीक ठीक है जी। एसी वोल्टेज सोर्स को हम वी एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और ये तीनों कंपोनेंट जो हैं सीरीज में, देखें एक दूसरे के आगे पीछे सीरीज में कनेक्टेड हैं टू द एसी अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है जी। और स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि यहाँ पे करंट जो होता है वो इन फेज होता है, सॉरी, करंट जो है वो तीनों में से सेम गुजरेगा लेकिन वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है। तीनों में से वोल्टेज, सीरीज सर्किट में तीनों में से वोल्टेज जो है वो मुख्तलिफ होगा क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप होता जाएगा। आर में वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो वी आर होगा, और इसी तरह से इंडक्टर में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो वी एल होगा, और इसी तरह से कैपेसिटर में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो वी सी होगा, ठीक है जी। लेकिन करंट तीनों में से सेम गुजरेगा। हम जानते हैं कि सीरीज सर्किट में करंट जो है वो कंपोनेंट्स में से इक्वली पास आउट होता है, ठीक है, क्योंकि सारे चार्जेस हर एक में से पास आउट होते हैं। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की, और रजिस्टर की रेजिस्टेंस तो हम आर से ही रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि एसी सर्किट में इंडक्टर की रेजिस्टेंस जो है वो हम एक्स एल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, और हम कैलकुलेट करते हैं इसे ओमेगा एल से, ठीक है, ओमेगा इनटू एल से। यहाँ पे ओमेगा जो है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी वोल्टेज है, ठीक है जी। एसी वोल्टेज जो हमने अप्लाई किया है उसकी फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि हम जानते हैं कि एसी वोल्टेज जो है वो वेरिंग वोल्टेज है, तो साइनोसाइडली वो वेरी कर रहा होता है, तो इस तरह से उसकी एक फ्रीक्वेंसी जो है वो हम देखते हैं, दैट इज एयर ओमेगा, ठीक है। इसी तरह से कैपेसिटर की अगर हम बात करें तो एसी में कैपेसिटर की जो रेजिस्टेंस होती है उसको हम कैपेसिटिव रेजिस्टेंस कहते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, और उसको हम कैलकुलेट करते हैं एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा सी से, ठीक है जी। ओमेगा फिर वही एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स है, और सी जो है ये कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, अगर हम वोल्टेज और करंट की फेजर डायग्राम जो है वो देखें, रेजिस्टेंस के लिए अगर हम जो है वो देखें, तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स के रेजिस्टेंस के लिए करंट और वोल्टेज जो है इन फेज होते हैं, ठीक है। देखें ये जो है वोल्टेज है रेजिस्टेंस में, अगर हम इसको वी आर से रिप्रेजेंट करें तो करंट जो है वो इसी के साथ इन फेज होता है, ये करंट जो है वो आई है, ठीक है जी। और लेकिन स्टूडेंट्स, करंट तो खैर सब में से सेम गुजरेगा, लेकिन हम देखेंगे कि अगर हम इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर में स्टूडेंट्स जो वोल्टेज है वो लीड कर रहा होता है करंट को, ठीक है। इंडक्टर में वोल्टेज लीड कर रहा होता है करंट को, तो ये जो है हमारे पास वोल्टेज है इंडक्टर में, जिसको हम वी एल से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये लीड कर रहा है बाय 90 डिग्री, ठीक है जी, यानी कि π/2 जो है वो करंट को लीड कर रहा है। अब इसी तरह से अगर हम कैपेसिटर में देखें तो कैपेसिटर में वोल्टेज जो है वो लैग कर रहा होता है करंट को, ठीक है। तो ये कैपेसिटर में करंट है वी सी और ये लैग कर रहा है बाय 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री जो है वो पीछे है करंट से। तो इसमें अब हम देखते हैं कि वी एल और वी सी जो है वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, 180 डिग्री पे हैं, ठीक है जी, 180 डिग्री पे हैं, एक दूसरे के टोटली आउट ऑफ फेज हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर ओमेगा जो है, फ्रीक्वेंसी ओमेगा जो है ये बहुत स्मॉल हो, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि अगर ओमेगा जो है ये वेरी स्मॉल हो, ठीक है, वेरी स्मॉल,
स्मॉल। हम इसकी अमाउंट ले लेते हैं एक 0.5 रेडियन पर सेकंड, ठीक है जी, रेडियन पर सेकंड। तो स्टूडेंट्स अब अगर गौर करें 0.5 रेडियन पर सेकंड जो है अगर यहाँ पे हम पुट करें तो हम देख रहे हैं कि एक्स सी जो है यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है दैट विल बी मच ग्रेटर देन इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्स एल से एक्स सी जो है वो बहुत बड़ी होगी, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम जो है और फिर इसमें हम देखते हैं कि अगर ये वाली कंडीशन होगी इंडक्टिव रिएक्टेंस बहुत छोटी होगी तो जो सर्किट होगा वो आरसी सर्किट की तरह से बिहेव करेगा, ठीक है जी, आरसी सर्किट की तरह से बिहेव करेगा, आरसी सर्किट का बिहेवियर होगा उसका। और आरसी सर्किट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सर्किट, और यही वाला सर्किट जो है आरसी सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और फिर स्टूडेंट्स अगर हम कहें कि ओमेगा जो है ये हाई है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो है ये हाई है, तो तब हम देखते हैं यानी कि अगर हम उसे 5 रेडियन पर सेकंड ले लें, हाई कितनी ले लें, अगर हम ले लें 5 रेडियन पर सेकंड, तो इसमें अब आप देखें कि जो रिएक्टेंस जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो अब इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है ये ज्यादा होगी कैपेसिटिव रिएक्टेंस से, ठीक है। तो एक्स एल जो है ये मच ग्रेटर देन होगी एक्स सी से। तो अब क्या होगा, अब जो सर्किट है ये बिहेव करेगा लाइक आर एल सर्किट, ठीक है जी, आर एल सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो लेकिन अब हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो सकती है वोल्टेज सोर्स की। तो हम एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पे अगर पहुंच जाएं, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पे पहुंच जाएं जहां पे ना तो XC जो है वो XL से बड़ा हो ना XL XC से बड़ा हो, बल्कि दोनों बराबर आ जाएं, ठीक है जी। वोल्टेज सोर्स की एक ऐसी फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर दें, यहां पे हम लिख लेते हैं एट सम फ्रीक्वेंसी, एट सम ओमेगा, ठीक है जी। तो अगर किसी भी स्पेसिफिक ओमेगा पे हमारे पास जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ये बराबर आ जाए इंडक्टिव रिएक्टेंस के, ठीक है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि जब ये बराबर आ जाएं तो फिर ये दोनों जो हैं यानी कि VL और VC एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। तो फिर इसकी जो इम्पीडेंस डायग्राम है इसको अगर हम ड्रा कर लें, यहाँ पे इम्पीडेंस डायग्राम जो है वो बिल्कुल इसी तरह से होगी कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो R रेजिस्टिव आ जाएगी और यहाँ पे हमारे पास जो है वो इंडक्टेंस आ जाएगी यानी कि XL, और इस तरफ हमारे पास जो है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस आ जाएगी यानी कि XC, ठीक है जी। तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि XL और XC जो है वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो एक दूसरे के अपोजिट और इक्वल होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो हमारे पास फिर नेट इम्पीडेंस क्या बचेगी, सिर्फ रेजिस्टेंस बचेगी, सिर्फ रेजिस्टेंस जो है एज अ नेट इम्पीडेंस के तौर पर बिहेव करेगी, यानी कि फिर हमारे पास ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, हमारे पास सिर्फ जो है वो रेजिस्टिव डायग्राम कुछ इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में स्टूडेंट्स जब XL और XC जो है वो इक्वल हो जाएं, कब इक्वल होंगे, जब हम किसी जो एंगुलर जो फ्रीक्वेंसी या फेसी सोर्स है वो कोई फिक्स फ्रीक्वेंसी कर दें ताकि ये बराबर हो जाए, तो तब रेजोनेंस कंडीशन जो है प्रोड्यूस होती है, ठीक है जी। रेजोनेंस ये रेजोनेंस कंडीशन है स्टूडेंट्स। और इसमें फिर जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये जो हमने फ्रीक्वेंसी फिक्स की होती है, AC फ्रीक्वेंसी जो होती है, AC फ्रीक्वेंसी और कब, जब जो है वो XC जो है वो XL के बराबर आ जाए, तो इस फ्रीक्वेंसी को फिर हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है जी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। तो और इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं ओमेगा आर से, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में क्या होता है, हमने कहा कि XL और XC बराबर होंगे। अब यहाँ पे इनकी जो वैल्यूज हैं वो पुट कर लें, जैसे कि हमने ऊपर डिफाइन की थी, XL की ओमेगा L है और XC की 1 और ओमेगा C है, तो इन दोनों को इक्वेट कर लें, यानी कि ओमेगा L इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा C आ जाएगा। तो अब इसको यहाँ पे C आएगा। तो अब इसको जो है अगर हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए यानी कि डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे ओमेगा R आ जाएगा, यहाँ पे भी ओमेगा R आ जाएगा। अगर हम सॉल्व करें स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास आ जाता है ओमेगा R स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर LC, ठीक है जी।
यहाँ पे देखें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, एल इस तरफ शिफ्ट होगा और ओमेगा इस तरफ शिफ्ट होगा, तो ओमेगा स्केयर आ जाएगा, ओमेगा आर स्केयर आ जाएगा, और ये राइट साइड पे 1 और एल सी आ जाएगा। अब ओमेगा आर को अगर हम स्केयर कैंसिल आउट करें तो राइट साइड पे जो है वो स्केयर रूट आ जाएगा, तो ओमेगा आर सॉरी यहाँ पे स्केयर नहीं आएगा बल्कि स्केयर जो है वो हम कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो ओमेगा आर हमारे पास आ जाएगा स्केयर रूट ऑफ 1 ओवर एल सी, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 जो है इसका स्केयर रूट 1 ही आता है, तो 1 ओवर स्केयर रूट ऑफ एल सी आ जाएगा। ठीक है जी, तो इससे फिर हम एंगुलर इससे हम जो है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि हमें पता चल सकता है कि कब इंडक्टिव और रिएक्टेंस की कौन सी वैल्यू हम लें ताकि हमारे पास जो है वो एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाए और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है वो हमें मिल जाए। ठीक है जी, तो अब स्टूडेंट्स एक बात और भी हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है f इज इक्वल टू, ये हमारे पास होती है 1 ओवर 2 पाई, यानी कि 1 ओवर 2 पाई इंटू ओमेगा के बराबर होती है। और अगर हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें तो यहाँ पे भी एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पुट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर 2 पाई, और ओमेगा आर की जगह हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एल सी आ जाएगा। ठीक है जी, तो यह इससे भी हम जो है वो नॉर्मली जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा रेडियन में होती है, जबकि एफ जो है ये हर्ट्ज में होती है, तो इस तरह से हर्ट्ज में हम फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एफ आर इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल सी। अब स्टूडेंट्स इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, और वो प्रॉपर्टीज इसी यानी कि सर्किट की वो प्रॉपर्टीज जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।